एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो दूसरा इसका फॉर्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है और जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक हॉलमार्क है, एक पहचान है। ये इसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो साइटोप्लाज्म का होता है, तो दो तरह से, एक तो ये एक बड़ा स्पेस साइटोप्लाज्म का ये ऑक्यूपाई करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन ऑक्यूपाई करती है, और दूसरा इसके बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो स्पेस है वो ग्राउंड सब्सटेंस जो बनाता है वो साइटोसॉल होता है। तो ये जो है ये मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फ्लैटेंड सैक्स का बना होता है, चपटे सैक्स होते हैं, और इसके साइटोसॉलिक सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और राइबोसोम्स के लगे होने के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस जो है रफ हो जाता है। ये बम्पी सरफेस बना देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बम्पी के मतलब हो गए उबड़ खाबड़। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह से उसी तरह का इसका भी कंपोजिशन होता है। ये भी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो दोनों में सिमिलरिटी है। इसका जो मुख्य कार्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें हम पहले आज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंक्लूड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंक्लूड करता है, गोल्गी को करता है, और लाइसोसोम को करेगा, एंडोसोम को करेगा, और वेसिकल्स को करेगा। ये चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसका एक पार्ट है। इसका जो मुख्य कार्य है ये मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, जो नई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो ये राइबोसोम्स लगे होते हैं, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तरह से साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, और उसको ये अपने ल्यूमेन में जब लेता है, पेनिट्रेट करते हैं ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, तब उसका मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन कैसे करेगा? इसमें जो है वो शुगर की शॉर्ट चेन्स या शॉर्ट चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन करता है, और उस शॉर्ट चेन के एडिशन से ये ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। जो और इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर करता है। अब मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है और फास्फोलिपिड की होती है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर ल्यूमेन में मॉडिफाई होकर पड़ी रहती हैं। जो किस तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज होगी उसका जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन है, मतलब उसमें अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में हैं, वो डिसाइड करती हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स लगे हैं ये प्रोटीन उस पर सिंथेसाइज होगी, या ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर न सिंथेसाइज होके ये जो फ्री राइबोसोम्स हैं उनके ऊपर सिंथेसाइज होगी। तो वो डिसाइड होता है सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन के द्वारा। तो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस प्रोटीन फॉर्मेशन में रहेंगे वो डिटरमिन करते हैं कि कहाँ सिंथेसिस इसकी होनी है, फ्री पर कि बाउंड राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बंधे हुए हैं उनके द्वारा होनी है। जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर जो हैं बहुत अधिक पाए जाएंगे, उनकी अमाउंट जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत अधिक पाया जाएगा। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि इनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो रफ सरफेस बना हुआ है राइबोसोम्स के द्वारा, उसका मेन फंक्शन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस है। तो वो जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं उनका फेट क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी? तो उनके कुछ फेट हैं, कुछ भविष्य हैं कि वो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स कहाँ कहाँ जाएंगी। वो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल से बाहर एक्सपोर्ट होके चली जाएंगी, जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ सेंड टू लाइसोसोम्स, या लाइसोसोम की वो एंजाइम बनाएंगी, या वो वेसिकल में इनक्लोज हो जाएंगी, और वो वेसिकल फ्यूज़ कहाँ करेगी? किसी दूसरे ऑर्गेनेल से फ्यूज़ करेगी, या वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू चीज़ों को बाहर कर देगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कर देगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत सारे फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है,
जो कनेक्टिव टिश्यू बनाने में काम आते हैं, या वो फिर जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इटसेल्फ अपने को इम्बेड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमेशा एक्सोसाइटोसिस होगी तो मेम्ब्रेन का इतना हिस्सा तो कट के बाहर चला गया, तो मेम्ब्रेन शार्ट होती है। तो जब मेम्ब्रेन शार्ट हो रही तो उसकी जो कमी हो रही उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। तो पूर्ति कैसे होगी? मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होगी तो प्रोटीन बनेगी और फास्फोलिपिड बनेगी, तब जाके ये मेम्ब्रेन बनेगी। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है कि वो जो मेम्ब्रेन शार्ट हो रही है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, जो वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा भी फिर पूरी होती रहती है। एक्सोसाइटोसिस भी हो रही है, एंडोसाइटोसिस, तो थोड़े समय के लिए वो डिसबैलेंस होता है, लेकिन सब मिलाकर जो मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो मेंटेन्ड रहती है।